हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे सब लोग? बेटा रिप्लाई कीजिए फटाफट से। क्या आपको मीठी मीठी आवाज आ रही है? मीठी मीठी, हाँ बेटा, मीठी मीठी आवाज आ रही है। और क्या वीडियो क्लियर है? यस और नो? रिप्लाई कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ेंगे आगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले रिप्लाई कीजिए, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस और नो? फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है भाई लोगों, बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लीजिए लीजिए लीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी 2 क्लास हमारी हो चुकी है, जहां पे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की बात की थी। रिमेंबर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंट्रो के अलावा हम डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा कवर कर चुके थे। क्योंकि शॉर्ट में आप याद रखो, डेफिनेशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है मेरे लाल, कि पूरे सिलेबस के अंदर बार बार ये शब्द आते हैं। अब बच्चे इनको अगर अपनी लैंग्वेज में याद रखेंगे तो डैम श्योर गलती होने वाली है। तो वही हम पहला पैटर्न सीख चुके थे, अब मैं उसी पार्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूं। और आज हम पढ़ेंगे बेटा अच्छी बहू के संस्कार। सर क्या बोल रहे हो सर? लो में भी टॉपिक कैसे आते हैं? आते हैं बेटा, आते हैं। क्योंकि मैंने टॉपिक को नाम दिया है असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा याद करवा देता हूं लास्ट क्लास का पॉइंट। याद करो बेटा, लास्ट क्लास में हमने अपनी बेटी बहू, अच्छी बहू, खराब बहू, पहले अच्छी फिर खराब बहू की बात की थी। याद है? हमने लास्ट, गुड मॉर्निंग खुशबा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने अग्रीमेंट को नाम दिया था बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया था बहू। याद आया? अग्रीमेंट को नाम दिया था बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया था बहू। और यहां पे हमने बात की थी बहू के अच्छे संस्कार मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। वॉइड मतलब पहले अच्छी फिर खराब बहू। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बातें क्लास में कर चुके थे। अब मैं उसी कंटेंट के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। तो बताओ बेटा, बताओ, मेरा पहला टॉपिक चालू होने वाला आज वाली क्लास के अंदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, रिप्लाई करो। मेरा पहला पार्ट चालू होने वाला है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जवाब दो, क्या आपको ये बात याद है कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी बहू कहा था और संस्कारों को नाम दिया था असेंशियल एलिमेंट्स? तो क्वेश्चन ने अगर आपसे पूछा कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोलोगे भैया? ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर ये क्या मतलब हुआ भाई? कॉमन सी बात ना, एक ऐसी बहू जिसमें वो सारे संस्कार हो, जिसमें वो सारे संस्कार हो जो अच्छी बहू में होने चाहिए, तभी तो अच्छी बहू बनेगी। बोला हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बात का रिप्लाई मुझे आप लोग कीजिए, सुनना ध्यान से बात को। इस बात का रिप्लाई मुझे आप लोग कीजिएगा बेटा, कि अगर एक भी असेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ, सोचो, अगर एक भी असेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ, मतलब अगर बहू में एक भी अच्छा संस्कार नहीं हुआ, तो क्या हम उस बहू को अच्छी बहू का दर्जा देंगे? टेल मी, रिप्लाई करो, सोच के देखो। क्या ऐसी बहू को जिसमें एक भी संस्कार नहीं हुआ, एग्जांपल दिया ना से मैंने कि हमारी बहू बड़ी अच्छी है बट रात को शराब पी के आती है, अच्छी बहू है लेकिन, तो बताओ ना बेटा, टेल मी प्लीज टेल मी, क्या अगर एक भी संस्कार नहीं हुआ तो अच्छी बहू कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। सेम उसी तरीके से अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक भी असेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो लाल मेरे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं कहलाएगा। तो यही हमें जानना है और यही हमें पढ़ना है आज की क्लास के अंदर। तो हमारा मेन कंटेंट है, देखो अभी मैं इस टॉपिक पे टाइम ले रहा हूं क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरे लाल। तो लीजिए गाइस, थोड़ी बातें की जाए, समझते इस पार्ट को। हम पढ़ रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अच्छी बहू के संस्कार। और आपको सुन के बड़ा मजा आएगा क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स अब यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स के नाम है। मतलब ये हर एक टॉपिक आपका एक चैप्टर बनता है मेरे लाल। और सब चैप्टर के अंदर ये जो कॉमन पॉइंट पढ़ने वाले वो सब चैप्टर में आने वाला है, मतलब स्टार्टिंग वहीं से होने वाली है। एग्जैक्टली खुशबा करें नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है। तो बात सुनते हैं। हम पढ़ने वाले बेटा असेंशियल एलिमेंट को नाम दिया था मैंने संस्कार। कौन बुक में लिख के बताना लायक हो, ये मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं खाली, ठीक है? अच्छी बहू, उसके संस्कार। तो लीजिए गाइस, हमारी अच्छी बहू के पहले संस्कार में नंबर आता है कौन सा? सुनो ध्यान से। सबसे पहला आया हमारे पास में लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस। सर आप एक काम करो, नोट्स लिखवा दो। नोट्स के थ्रू करा दूं? चलो लिखवा के पढ़ाता हूं। चलो आइए, नोट्स तो आपको दे रखे हैं मैंने। तो लीजिए गाइस, इस वाले पार्ट को भी हम लिख के पढ़ेंगे। चलो चलो, लिख के क्यों पढ़ेंगे बेटा? कॉमन सी बात याद रखना, हमेशा याद रखना, लो बिना लिखे याद नहीं होता है। जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं, लो लिखोगे तो ही याद होता है, लो बिना लिखे याद नहीं होता मेरे लाल। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा असेंशियल एलिमेंट, तो साथ साथ लिखते भी रहो। असेंशियल एलिमेंट्स, लो की खूबसूरती है कि बिना लिखे याद ही नहीं होता।
essential elements of valid contract. Essential elements of valid contract. तो लिखो बेटा, सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट कौन सा है? मतलब वो संस्कार जिसके बिना बहु अच्छी बहू नहीं बन सकती. तो फर्स्ट लिखते हैं, हाँ, सेम पावर एज पर, हाँ भैया, एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू बेटा. फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट लिखो लॉफुल ऑफर, लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस. लेकिन बेटा आज बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक, बट आई कैन गारंटी यू कुछ चीजें ऐसी मिलने वाली आप लोगों को जो आपने आज से पहले नहीं समझी होंगी लो के अंदर. मतलब गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि रीजन इज बच्चों को लो पढ़ाया जाता, लो समझाया नहीं जाता. और मेरा रिकमेंडेशन है, लो हमेशा समझना रिक्वायर्ड होता है, पढ़ना खाली काफी नहीं है, समझना होता है. तो समझने के लिए आपको वो वर्ड चाहिए होते हैं जिन वर्ड से लीगल लैंग्वेज आपको याद हो जाए. तो याद कैसे होती है वो दिखाता हूं, समझाता हूं. तो बेटा पहला संस्कार है आपके पास में, ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए. तभी तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. मतलब तभी बहु अच्छी बहु बन पाएगी. तो क्वेश्चन मेरा रिप्लाई करो, कहानी की शुरुआत तो हमेशा ऑफर से ही होती है भाई. पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर कंसिडरेशन की बातें आएंगी. जानी वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग. तो रिप्लाई करो, मुझे बताओ, सोच के बताओ. पहला आया लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस. तो लो कहता है भैया, अगर, सुनना ध्यान से बात को, लो कहता है टू मेक एन अग्रीमेंट, फोकस सुनना, टू मेक एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए. तो क्या मुझे बंधु कोई बताएगा कि कोई कभी ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होता कब है? किसी ऑफर को या किसी एक्सेप्टेंस को आप लॉफुल कब कहते हो? बेटा सुन लो ध्यान से बात को, ये वाला जो टॉपिक आज जो बता रहा हूं आप लोगों को मैं, हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो, लेकिन ध्यान रखना ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद में आपका पूरा लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दोनों के दोनों एक्ट आपके पास प्रिपेयर हो जाते हैं. उनका फंडामेंटल पार्ट अभी की अभी एक बार में. अविनाश वेलकम बेटा, उमेश वेलकम बेटा, गुड मॉर्निंग. तो बताओ बेटा बताओ, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए, लोने का होना चाहिए. तो कब होगा? तो सुनो ध्यान से बात को, याद करो, मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरे लाल कि ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल तब होता है जब आपके ऑफर में जो रूल्स लिखे हुए हैं, द लीगल रूल्स ऑफ ऑफर एंड लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आप चेक कर लो, आपके चैप्टर पढ़ोगे ना आगे ऑफर एक्सेप्टेंस, वहां पे मिलने को लिखा मिलेगा आपको कि एक्सेप्टेंस के लीगल रूल, रिमेंबर, वहां मिलेगा आपको ऑफर के लीगल रूल्स. तो याद रखना भैया, अगर ऑफर के सारे लीगल रूल फुलफिल होंगे और एक्सेप्टेंस के सारे लीगल रूल फुलफिल होंगे, तभी वो ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कहलाएगा. जब वो लॉफुल कहलाएगा तभी उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. इन शॉर्ट अगर बोलूं, क्या बोला मैंने सर, अगर ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बन सकता. नहीं बन सकता मतलब नहीं बन सकता, याद रखना. हाँ जी, अभी बेटा इस बारे में बात नहीं करेंगे, मैं अलग से बताऊंगा आपको चेक करके, ठीक है? नो, कोई फायदा भी नहीं उस चीज का, सुनो ध्यान से. अब बताओ मुझे, ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कब होता है? क्या बोलोगे, क्या लिखा जाता है? सर, इफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या करे, कॉन्फॉर्म, मतलब इन अकॉर्डेंस विद टू द रूल्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जो लीगल रूल्स लिखे हुए हैं ऑफर को लेके और एक्सेप्टेंस को लेके, अगर वो रूल सारे फुलफिल किए जाएंगे तभी बेटा आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल बनेगा. वो लॉफुल बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड बनेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं बनेगा. बोलो ये बात आपको याद रहेगी, यस और नो? क्योंकि अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा, टॉपिक आएगा लीगल रूल ऑफ ऑफर, मिलेगा लीगल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, उन्हीं से ये ऑफर लॉफुल होता है, अदरवाइज लॉफुल नहीं बनता. बोलो क्लियर होगी बात? तो याद रहेगी, सबसे पहला संस्कार क्या है अच्छी बहू के लिए, कि ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए. क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात? आगे बढ़ सकता हूं मैं? क्या बात याद रहेगी? मेन यहां पर प्रोविजन क्या है पता है? मेन प्रोविजन है लीगल रूल्स का फुलफिल होना. मतलब ये फुलफिल करेंगे किसको? इफ ऑफर एक्सेप्टेंस फुलफिल द लीगल रूल्स. बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़ू. नंबर 1, यस क्लियर हो गया. अगला प्रोविजन लो भैया, अगला संस्कार कौन सा? 1 by 1 सीखो मेरे लाल, 1 by 1. नंबर 2 है मेरे लाल, सुनना, इंटेंशन टू क्रिएट. अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, सुनना ध्यान से. इंटेंशन टू क्रिएट
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, प्रोविजन नंबर 2। और मैंने बोल दिया इवन आप फाउंडेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर आपने लॉ को लिख के नहीं पढ़ा फाउंडेशन में भी, आपको लॉ के प्रोविजंस याद नहीं रहेंगे, आप एग्जाम में भूल जाओगे। सच्ची मुच्ची जिन बच्चों के साथ बीता है उनसे पूछ लेना, बता देंगे कि हाँ हमें प्रोविजन याद नहीं हो पाया, हम भूल गए थे। उसका रीजन ये था उन्होंने सिर्फ सुना था क्लास में, लिखा नहीं था। सुनो ध्यान से बात को। तो क्या बोला बेटा, इंटेंशन बोलते हैं सोच को, सोच होनी चाहिए किसी, सोच किसकी, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर ये क्या होता है? अब सुनो शब्दों का जा रहा है भाई साहब, लॉ में शब्द दिखते हैं इंग्लिश जैसे, है नहीं इंग्लिश जैसे, ये लीगल वर्ड है बेटा। तो वर्ड क्या बना, सुनो सुनो सुनो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो पहले कोई हमें ये तो बताए सर, ये लीगल रिलेशन किसे कहते हैं? कैन यू आंसर मी, टेल मी, बताना मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशन? ये पूरे लॉ में पढ़ने को मिलता है ये वर्ड हमें बार बार। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल रिलेशनशिप? सर लीगल रिलेशन का मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब होता है बेटा राइट टू टेक लीगल एक्शन, इट मींस राइट टू टेक लीगल एक्शन। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर, राइट टू टेक लीगल एक्शन। सर कब, मतलब ध्यान रखना हमारे पास में, अगर दोनों पार्टी प्रोमिसी के पास में लीगल एक्शन लेने का राइट हो तभी कहा जाएगा लीगल रिलेशनशिप। सर एक्शन कौन सा? सुनो लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे पढ़ना होता है, ये पढ़ने का तरीका है। इस वर्ड का मीनिंग क्या निकला ये मतलब निकलता है। लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है? लीगल एक्शन मतलब राइट टू फाइल ए शूट, राइट टू फाइल ए शूट। चेक करना, क्या बोला कि क्या आपके पास केस डालने का राइट है? शूट मतलब केस डालना, रिमेंबर बोलता ना आई शू इन द कोर्ट, शू मतलब शू नहीं होता वो, दैट इज एस यू ई, शू मैंने केस डाल दूंगा कोर्ट के अंदर। तो वर्ड क्या बना, लोग कहता है भैया आपका अग्रीमेंट या आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब पार्टीज के पास में लीगल एक्शन लेने का राइट होगा। ये क्या बोला, मतलब पार्टीज के पास में केस डालने का राइट होगा। इन तीनों का मतलब सेम है मेरे भाई, इन तीनों का मतलब सेम है। बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत आती है, लॉफुल का मतलब क्या होता है, लॉफुल का मतलब क्या होता है, लीगल एक्शन किसको बोलते हैं, रिमेंबर लीगल ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? बेटा लीगल ऑब्लिगेशन लीगल एक्शन का मतलब यही होता है कि क्या आपके पास में कल को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया तो क्या आपके पास में ये राइट है कि आप सामने वाली पार्टी पे केस डाल सको? अगर राइट है तो कहा जाएगा यू आर इनटू ए लीगल ऑब्लिगेशन, यू आर हैविंग ए लीगल एक्शन। रिमेंबर, याद रहेगी बात। तो केस डालना इज कॉल्ड लीगल एक्शन, याद रहेगी बात। अब मुझे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा। तो आंसर क्या आया, बोला भैया इंटेंशन, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल एक्शन लेने वाली। तो मैं यहाँ पे दो बातें पूछने वाला, रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? मेरी पहली बात सुनना, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरी पहली बात सुनना, सबसे पहली बात, कैन यू प्लीज टेल मी, अग्रीमेंट कर रहा हूं एक मैं, ठीक है, an agreement to dine, dine मतलब डिनर, to dine at friend's home, अपने दोस्त के घर पर आज मैं अपनी धर्म पत्नी को लेके जा रहा हूं, फ्रेंड, डाइन एट फ्रेंड होम। टेल मी, मेरे दोस्त ने मुझे बोला अरे तेरी नई नई शादी हुई है, सुनना ध्यान से बात को, अरे तेरी नई नई शादी हुई है, काम कर, माँ भाभी को लेके घर पे खाने पे लेके ठीक है, मैंने उसे हाँ कर दिया, मैंने उसे हाँ कर दिया। अब उसने खाना वाना तैयार किया, घर पे अपनी वाइफ को बोल दे खाना तैयार कर, तो बढ़िया वाला बाहर से मंगवा लेंगे। हुआ क्या, एंड मोमेंट के ऊपर मेरा प्लान कैंसिल हो गया और मैं अपने दोस्त के घर डिनर पे नहीं जा पाया। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, रिप्लाई करो, क्या अगले दिन मेरा दोस्त, उसकी बीवी तो गुस्सा हुई, सिंपल सी बात है, क्या अगले दिन मेरा दोस्त मुझ पे बोले मुझ पे केस डाल सकता है क्या कि हाँ भैया तू, तेरी वजह से हमारा करीबन 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, बता मुझे ये पैसा कौन देगा? क्या मुझे कोर्ट में खींच लेगा? टेल मी, क्या उसके पास में लीगल एक्शन लेने का राइट है, हाँ या ना? ये सिखा रहा हूं बेटा, लो सीखो, पढ़ो मत, कि कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, कैसे पता चलता है, बताओ मुझे। अब चेक करो, क्या उस दोस्त के पास में मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट है, यस और नो? टेल मी। सेम इसी तरीके से मुझे बताओ, तुम्हारे घर में शादियों के समय इतने सारे इनविटेशन कार्ड आते हैं और क्या बोलते हो, सर विद फैमिली आना है, आप बोलते हो हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, सर बच्चों को भी लेके हाँ आएंगे, सबको बोलते हो ना, क्या तुम सब जगह जाते हो क्या? नहीं सर। और सोचो अगर तुम नहीं जाओ और अगले जिसने इनविटेशन कार्ड तुम्हें दिया था, क्या वो अगले दिन पर प्लेट के हिसाब से बिल बना के तुम्हारे घर भेज देगा कि लाओ भैया पैसा पूरा करो? इज इट सो?
टेल मी, सीखो बेटा, सीखो इस बीच को। तो बताओ मुझे, अगर मुझे कहा जाए डिनर के लिए, इनविटेशन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कि सामने वाली पार्टी मुझसे लॉस रिकवर कर पाएगी? एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पहले आया और बार बार आता है रिपीट होके। नो 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 नो, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? तो लॉ के अंदर क्यों का आंसर हमेशा प्रोविजन होता है मेरे भाई। इफ समवन आस्क कि भैया बताओ क्यों नहीं हुआ, लॉ में क्यों है नहीं, लेकिन क्यों का आंसर क्या होता है पता है? हमेशा लॉ में क्यों का मतलब होता है उसका प्रोविजन, उसका रीजन प्रोविजन में लिखा होता है। तो क्या बोला? बोला भैया बताओ कि अग्रीमेंट टू डाइन फ्रेंड होम, क्या यहां पर इंटेंशन है लीगल रिलेशन की? तो आंसर इज नो, मतलब इट डज नॉट क्रिएट, इट डज नॉट क्रिएट, आपका आंसर ये होगा, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पर बेटा लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा, नहीं बन रहा मतलब लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा या सोशल एग्रीमेंट बोलूंगा? टेल मी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा? तो ऑब्वियस डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्हें कहा जाता है। और डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना लीगल एक्शन लेने का राइट नहीं होता, याद रहेगी बात। क्लियर हो गया? अच्छा, सोशल कह रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न पूछता हूं, अब रिप्लाई करना मुझे, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का रिप्लाई करो। चलो दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन के एग्जाम में। अगला प्रश्न मेरा, सुना ध्यान से बात बेटा, ठीक है? सोचो, सोचो, मैंने एक पर्सन से, मैंने क्वेश्चन पूछना, रिप्लाई करना मुझे ध्यान से, ठीक है? ये कौन है? ये मैं हूं। ये कौन है? ये मैं हूं, ठीक है? चलो नाम रखे बाबू, ये बाबू। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाबू ने शोना से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, सुनना ध्यान से। बाबू ने शोना से कॉन्ट्रैक्ट किया है बेटा। लेट मी आस्क ए क्वेश्चन ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले, रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो, टाइम लगा लो, समझ के पढ़ो एक बार में। बाबू ने शोना, ये कौन है? तू मेरी शोना है, शोना है, शोना है ना, शोना, बाबू शोना। बाबू ने शोना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, सुनना क्या कॉन्ट्रैक्ट है। शोना के पास में एक चमचमाती होंडा की कार है, रिमेंबर, यह होंडा की कार है एग्जांपल, एक चमचमाती होंडा की कार है, हिंडाई कार है। सुना ध्यान से बात को, या होंडा की बाइक लिखता हूं, चलो ठीक है, होंडा की स्कूटी ले, अरे हाँ, बस होंडा इतनी पैसे वाली नहीं है, होंडा की स्कूटी है, ठीक है? अब जवाब तो हुआ क्या, बाबू को वो होंडा की स्कूटी, उसकी स्कूटी है वो परचेज करनी थी, सुना ध्यान से बात को, परचेज करनी थी। तो क्या किया, बाबू ने शोना को बोला था कि आई वॉन्ट टू बाय दिस स्कूटी फ्रॉम यू फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए देके मुझे तुमसे स्कूटी परचेज करनी है, नंबर 1। बदले में शोना ने बोला ओके, मैं तुम्हें स्कूटी 20,000 में बेच दूंगी। इनके बीच में ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है, ठीक है? अब मुझे बताओ, बाइंग और सेलिंग को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेचने या खरीदने को लेके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, यस और नो? और क्यों होता है, क्यों का रीजन दो मुझे। अब मुझे बताओ, क्या बेचने खरीदने को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां पर बाद में अगर सोना कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में मना कर दे कि सॉरी बाबू सॉरी, छोली बाबू छोली, मैं तुम्हें ये बाइक स्कूटी नहीं बेच पाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मना कर दिया गया, तो जवाब दो, क्या बाबू के पास में लीगल एक्शन है कि वो सोना पे केस फाइल कर सके, वो सोना के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके? बोलो यस और नो, टेल मी, सोच के रिप्लाई मिलेगा। क्या यहां पर अगर सोना ने मना कर दिया तो बाबू के पास में क्या लीगल एक्शन लेने का राइट है, यस और नो? है सर, है। कैसे, तुमको कैसे पता? क्योंकि रीजन इज, हमने चेक किया सर कि हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट है। तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला पार्ट हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? क्यों का आंसर है, क्योंकि उनके बीच में लीगल रिलेशन भी होता है, लीगल रिलेशन भी होता है। तो बोलो बेटा, क्या एक क्लैरिटी मिली आपको कि सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वहां पर लीगल रिलेशनशिप नहीं बनता, लेकिन बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ऐसे कोई भी पार्ट जहां पर इंटेंशन हो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, एक्शन लेने की, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या बनेगा? ऑलवेज रिमेंबर, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आई कैन यूज द वर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, लिख लो, a contract to sell or buy the goods, sell or buy, खरीदना बेचने को लेके, the goods and services, even not on goods, goods and services। बताओ बेटा बताओ, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस सर, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको मान लो ऑप्शन में दे दिया जाता कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, क्या करके आते भाई? रट्टा मारोगे? चलो पूछता हूं, बताओ मुझे, बाबू सोना के नीचे तुम्हें ऑप्शन दे दिए गए कहानी लिखकर कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सुनना,
फर्स्ट लिखा मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने, अब देखो तुम्हें कंफ्यूज करता हूं, देखो दूसरा लिखा मैंने वैलिड अग्रीमेंट। अब मजा आएगा, देखो एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा, वैलिड अग्रीमेंट। थर्ड दे दिया वॉइड अग्रीमेंट कि ये वॉइड है। फोर्थ दे दिया आपको, आपके पास नन ऑफ दी अबो। जवाब तो बड़ा बाबू शोना, जब मैंने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में क्या करके आओगे, टेल मी। बाबू शोना पे जब मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या करके आओगे? हाँ, खुशबा कर ए करके आएंगे। बाकी बताओ, अविनाश, सत्यम, टेल मी, हिमांशु, अभी, मैयत, बताओ बेटा क्या होकर गया, कौन सा होगा? क्या ए करके आओगे या बी कर? अभी आया ना आंसर, अविनाश ने रिप्लाई कर दिया बी आंसर। नलायक, एक नंबर का नलायक। मेरे को पता था तुम करोगे गलतियां। गाइस रिप्लाई करो, भूल गए, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। गाना गाओ तुम, नलायक। मुझे बताओ मैंने पूछा क्या तुमसे, तुम पढ़ क्या रहे थे? भैया इनके बीच में ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अग्रीमेंट तो बन ही गया ना, बाद में बना गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं भैया? कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट? अग्रीमेंट तो बेटी को बोलते हैं, अग्रीमेंट तो पहले बन चुका होगा। तो यू कैन नॉट राइट द वर्ड अग्रीमेंट। क्वेश्चन अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपका आंसर कॉन्ट्रैक्ट पे होगा ना भाई। व्हाई यू गोइंग टू डेटा, कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हो? बी वाला। तो अग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। समझ में क्या बोला? नलायक सत्य में और भी आया, पीछे पीछे मैं भी बोलूं आंसर। समझ में क्या बोल रहा हूं? गाइस ऑफर वो चेक करते हैं। तुम्हें कभी भी ऐसे क्वेश्चन चेक करना, क्या चेक करना। ऑफर हुआ, हो गया। एक्सेप्टेंस है। कंसिडरेशन है, हाँ है। क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। लो इसे इन्फोर्स कर देगा तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, चेक करो, बताओ। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है भाई, इसके बीच में। बोलो क्लियर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है भाई। सामान भाई, स्कूटी खरीदने की बात कर रहे हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है। दंगे थोड़ी कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। क्लैरिटी मिली? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉट द बी। और एग्जामिनर काफी बार ऐसे ही कंफ्यूज कर चुका पहले भी एग्जाम के अंदर बच्चों को, ठीक है। तो यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट कि भैया अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले अग्रीमेंट नहीं बनता। बोले क्लियर हो गया? समझ में आई बात ध्यान से? ऑब्वियस, अग्रीमेंट पहले, बाद में कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कहानी आती है। ये चेन याद रखना। आगे बढ़ू, आगे आते हैं। तो हमारे दो प्रोविजन हमारे हो गए, कौन से? पहला हमने किया लॉफुल ऑफर, दूसरा हमने किया इंटेंशनल लीगल रिलेशनशिप। अब जो मैं प्रोविजन ले रहा हूं, डैम श्योर 99% बच्चों को प्रोविजन गलत पढ़ाया गया। क्या बोल रहे हो? खुल में बोल रहा हूं? हाँ बोल रहा हूं बेटा, मैं खुल के बोल रहा हूं बात। क्योंकि रीजन इज, सुनना ध्यान से बात को। द थर्ड प्रोविजन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को के एसेंशियल एलिमेंट का थर्ड प्रोविजन लिख रहा हूं मैं। और डैम श्योर ये प्रोविजन 99% बच्चों ने गलत पढ़ा हुआ है। तो गलत क्यों बोल रहे हो? लेट मी शो यू, दिखाता हूं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, दिखाता हूं। प्रोविजन का नाम मेरे भाई लॉफुल कंसिडरेशन। हाँ, जिनको जो पढ़ा रखा है मैंने उनको पता है भाई अच्छे से। हाँ, मेरे बच्चों को पता है। क्योंकि क्लैरिटी लेके नहीं, नलायक हो तुम, क्लैरिटी लेके चलते ही नहीं हो। क्लैरिटी लेके चलोगे तभी तुम्हें याद भी रहेगा। नलायक मतलब सबसे समझदार बच्चा, सुनना ध्यान से बात को। प्रोविजन का नाम है बेटा लॉफुल कंसिडरेशन। क्या मुझे कोई बताएगा कंसिडरेशन लॉफुल कब होता है? चलो मैं चेक करता हूं तुम्हें कितना पता है। लेट मी क्लियर, बताओ। क्या मुझे कोई बताएगा कंसिडरेशन को लॉफुल कब कहा जाता है? कंसिडरेशन लॉफुल कब कहा जाता है? बताओ, रिप्लाई करो, जवाब दो मुझे। कहानी तो चल रही है वही वाली कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा जब वहां पर सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे होंगे। उनमें नंबर आया कि भैया कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। बोला ठीक है भाई, ओके मान लिया। बट कैन यू प्लीज टेल मी कंसिडरेशन लॉफुल कब होता है? सर कंसिडरेशन लॉफुल कब होता है? अब बहुत सारे रिप्लाई करेंगे क्विड प्रो क्यो, है ना। कोई रिप्लाई करेंगे क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। ऐसे रिप्लाई मिलते हैं, ऐसे रिप्लाई मिलेंगे। बट नलायक को सीखो, ध्यान से बात पढ़ो। जिस तरह ऑफर के अंदर सारे लीगल रूल पूरे होने पर, एक्सेप्टेंस में सारे लीगल रूल पूरे होने पर ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल बनता है, सेम उसी तरीके से आपका कंसिडरेशन वाला चैप्टर जब पढ़ते हो वहां पर लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन आता है ना। सीएमए साहू रिप्लाई कर रहा है इलीगल नहीं होना चाहिए। सीएमए साहू, इफ यू आर राइटिंग द वर्ड ओनली इलीगल नहीं होना चाहिए, इट विल नॉट जस्टिफाई योर आंसर बेटा। डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? इट विल नॉट जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि आपने एक सिंगल रूल बताया है, सिंगल रूल बताया आपने। जबकि कंसिडरेशन लॉफुल तब होता है मेरे भाई जब उस कंसिडरेशन के सारे लीगल रूल फुलफिल हो। तो अगर ये गलती नहीं आपकी नहीं है बेटा,
आपकी बुक्स के अंदर, आपके मॉड्यूल के अंदर आपकी लॉफुल कंसिडरेशन का डेफिनेशन यूं ही लिखा हुआ है कि वहां पर 2 या 3 प्रोविजन बता दिए गए, समथिंग इन रिटर्न, रिमेंबर बच्चे का क्विड प्रो क्यो याद कर लिया, रट्टा नहीं मारना भाई, सीखो ध्यान से बात को। और अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं, ये ना सिर्फ एक टॉपिक सिखा रहा हूं बल्कि तुम्हारा पूरे चैप्टर का बेस भी आएगा वहां पे कंसिडरेशन के अंदर। अब सुनो बात ध्यान से, यहां पर दो चीज समझना। जब कोई तुमसे बोले कि कंसिडरेशन क्या होता है, तो अक्सर जो तुम वर्ड बोलते हो ना क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो दैट इज समथिंग इन रिटर्न का मतलब वो बेसिकली बेटा लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ मीनिंग है कंसिडरेशन का, कि बदले में कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। बट आप जब पढ़ रहे हो लॉफुल कंसिडरेशन, तो इस लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा, जब कंसिडरेशन बना रहे हो तो क्या हो, इट फुलफिल, वो सारे के सारे, इट फुलफिल, इफ इट फुलफिल, if it fulfill all the legal rules, all the legal rules, जब सारे के सारे लीगल रूल जो कंसिडरेशन को लेके लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इट फुलफिल ऑल द लीगल रूल्स, कौन से, मेंशन या स्टेटेड, स्टेटेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसिडरेशन को लेके जितने भी लीगल रूल लिखे हुए हैं, अगर वो सारे के सारे पूरे होंगे मेरे भाई, सारे के सारे पूरे होंगे, तभी कंसिडरेशन लॉफुल बनता है। तो साहू कहेगा सर मेरा आंसर गलत है। बेटा तुमने सिर्फ एक लीगल रूल बताया, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पास्ट प्रेजेंट कंसिडरेशन, मतलब प्रेजेंट पास्ट हो सकता है, कुछ बोलेंगे समथिंग रिटर्न, बेटा दैट इज नॉट द राइट आंसर। याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको वो सारे लीगल रूल पता होना चाहिए जो कंसिडरेशन को लेके हैं। तो क्या था लीगल रूल, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी पढ़ाऊं चैप्टर के अंदर आगे क्या पढ़ते हैं हम, पहला रूल पढ़ते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, याद है, इट विल बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कौन सा, मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, याद आई बातें। तो जो हम पढ़ते हैं ना लीगल रूल चैप्टर के अंदर, वो सारे लीगल रूल फुलफिल होंगे तो कंसिडरेशन लॉफुल बनेगा, कंसिडरेशन लॉफुल बनेगा तो उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बनेगा, तब उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, वो वैलिड बनेगा। तो कहानी एक चेन में चलती है मेरे भाई, रट्टा मारना बंद कर दो। बुक्स में मॉड्यूल में लिखा हुआ ओनली क्विड प्रो क्यो, when one person gives something another person obtain something, आंसर सिखा दिया, तुमने सीख तो लिया बट एग्जाम में तो अप्लाई ही नहीं हुआ ना भाई, ये एग्जाम में तो अप्लाई तब होगा जब करेक्ट होगा। तो बोला क्लैरिटी मिलेगी, तो आपको कंसिडरेशन लॉफुल के लिए सारे लीगल रूल पता होना चाहिए। अगर कोई भी, अच्छा रिप्लाई पूछता हूं, बता देना, अगर एक भी लीगल रूल कंसिडरेशन वाला फुलफिल नहीं हुआ, सोचो एक भी नहीं हुआ, तो बताओ क्या वो कंसिडरेशन लॉफुल हुआ, बताना मुझे, क्या वो कंसिडरेशन लॉफुल हुआ, नहीं हुआ। जब कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, नहीं बनेगा। समझ में क्या बोल रहा हूं बात बेटा, समझ में ये बात बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। तो इन शॉर्ट यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट, लॉ में भी बेटा समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता मेरे भाई। क्लैरिटी मिली, क्या बोला मैंने, मिली क्लैरिटी। तो आज के बाद आप ये लिख के आओगे भाई सारे लीगल रूल फुलफिल होंगे तभी जाके कंसिडरेशन लॉफुल बनता है। इसलिए एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है, पूछूं मैं, पूछूं, चलो बताना, पूछना, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, रिप्लाई करना, ठीक है, साथ साथ में तैयारी करते चलो हैंड टू हैंड। लो भैया क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना, ठीक है। मेरा प्रश्न है बेटा, मेरा प्रश्न है कंसिडरेशन लॉफुल कब होता है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, रिप्लाई करना। माय क्वेश्चन इज कंसिडरेशन के लिए कौन सा लीगल रूल फुलफिल होना रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। अब आया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है क्विड प्रो क्यो, ऑप्शन नंबर ए क्विड प्रो क्यो। ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा हूं, सुना ध्यान से बात को, ऑप्शन नंबर बी लिख रहा हूं, मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी, प्रोमिसी और थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, देखो मैं चेंज कर रहा हूं, चेक करना, ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा हूं, सुना ध्यान से बात को, क्या हो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट but must be real, but must be real। ऑप्शन डी लिख रहा हूं मैं, ऑल ऑफ, सॉरी डी लिख रहा हूं मैं, चेंज करता हूं ऑप्शन को, डी लिख रहा हूं बेटा मैं, ईदर सी और बी। ऑप्शन रिप्लाई करो, ए बी सी डी आंसर क्या करके आओगे,
क्वेश्चन ने पूछा था कंसिडरेशन लॉफुल कब होगा, बताओ एबीसीडी ऑप्शन करके आओगे। अब मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है क्या करके आएंगे आज से पहले, तुम खुद चेक कर लो अपने अंदर, झाको रिप्लाई मिलेगा तुमको कि तुमने क्या पढ़ा हुआ इसके रिगार्डिंग। माय क्वेश्चन इज कंसिडरेशन इज सेड टू बी लॉफुल व्हेन ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ। उमेश कह रहा सी इज द राइट आंसर, उमेश सिंह सी इज द राइट आंसर बेटा, हाँ जी चेक करते हैं, आओ। अविनाश शाहू, अविनाश बताओ बेटा, टेल मी। खुशवा, सत्यम, रिप्लाई करो, क्या आंसर करके आओगे? एबीसीडी। आई नो क्या होने वाला है, जानते हो। अब मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे को लो पढ़ने की गलती भी समझ लो, अगर किसी बच्चे ने सारे लीगल रूल नहीं पढ़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अविनाश रिप्लाई कर डी। अगर किसी बच्चे ने, अब बात करता हूं बेटा सुनना, लीगल रूल्स नहीं पढ़े हुए तो डैम श्योर मैक्सिमम बच्चा क्या करके आएगा, मैक्सिमम बच्चा बोलेगा अरे हमारे टीचर ने तो ये सिखाया था। जबकि क्विड प्रो क्यो इज जस्ट ओनली ए मीनिंग, वो सिर्फ बेटा एक मीनिंग है कंसिडरेशन का, वो लीगल रूल नहीं है। एग्जामिनर पूछ रहा है कुछ और, आप बता रहे हो कुछ और। तो एक्चुअली मैंने पूछा कंसिडरेशन क्या होता है, ये नहीं पूछा। मेरा क्वेश्चन था कि कंसिडरेशन इज सेड टू बी लॉफुल, कंसिडरेशन को लॉफुल कहा जाएगा, तो इट इज नॉट बी द आंसर गाइस। लॉफुल तब बनेगा जब सारे लीगल रूल फुलफिल होंगे। तो क्या आप लोग जानते हो ये भी लीगल रूल है, ये भी लीगल रूल है, और ऐसे कम से कम 7 से 8 लीगल रूल है जो पूरे होने चाहिए। तो अगर आपको एक भी लीगल रूल याद नहीं है तो गारंटी के साथ में गलती होने वाली है मेरे भाई। तो यही तो सिखाता हूं आप लोगों को हमेशा में क्लास के अंदर। तो क्या बोला, सी और डी, बेटा दोनों लीगल रूल है तो आंसर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। बी और सी दोनों लीगल रूल है तो आंसर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। अब मेरा जवाब क्या बोलता हूं, तो आंसर गलतियां क्यों होती हैं बच्चों की, दिस इज राइट रीजन। इस बार में हमारे बच्चों के फाउंडेशन के अंदर 94 96 तक मार्क्स आए लोग के अंदर, बहुत से इस बार हालांकि रिजल्ट सब बच्चों का अच्छा रहा, बट प्रैक्टिकली हाईएस्ट नंबर बच्चा थ्योरी में स्कोर कर रहा है। इसका मतलब समझते हो तुम ध्यान से, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। और यू नो वेरी वेल इंटरमीडिएट के अंदर भी जब आपको पढ़ाता हूं वहां पर भी आपके एमसीक्यू पोर्शन आते हैं, 30 नंबर का एमसीक्यू है, बाकी सब्जेक्टिव पोर्शन आने वाला होता है। तो तैयारी वैसी चाहिए होती है ना मेरे भाई, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए सर। तो बात समझ में आई आपके पास में। तो हमने पढ़ा थर्ड प्रोविजन इज लॉफुल कंसिडरेशन किसे कहते हैं, आज के बाद भूलना मत, वर्ड को ध्यान रखना। चले आगे बढ़े, अगला प्रोविजन, चलो ए बी 1 2 3, अब आया चौथा। तो आपकी अच्छी बहू का अगला संस्कार मतलब असेंशियल एलिमेंट नंबर 4 क्या है पढ़ना, देखो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। यहां भी क्वेश्चन पूछूंगा, पूछूंगा भाई पूछूंगा। चलो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, या इसी का एक सेकंड नाम है बेटा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, क्या मुझे कोई बंधु ये बता पाएगा, बंधु मतलब भाई मेरा है ना, भाई, हाँ, नालायक मतलब समझदार बच्चा। अब बताओ मुझे, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी का मतलब सेम होता है भाई, बट क्या ये कैपेसिटी इसकी बात कर रहा है कि बाहुबली हूं है ऐसा वाला, कि मैं इस टेबल को उठा के ऐसे फेंक सकता हूं? क्या यहां पर लो आपसे आपकी फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा है? एनी आइडिया? नो, लो हमसे बात कर रहा है लीगल एबिलिटी की भाई। लो तो हमसे उम्मीद करेगा लीगल एबिलिटी की। वेरी गुड साहू, नहीं ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट है, सुनो ध्यान से बात को, क्लैरिटी लेके चलो भाई लोगों, सीखो। यू नो वेरी वेल जितने भी पार्ट अभी तक आप लोगों ने लिखे हैं पॉइंट्स के अंदर, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, चेक कर लो चाहे इंडेक्स के अंदर। अब बात समझाओ मुझे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। तो पहले मीनिंग समझो, मीनिंग क्या कहता है। लो कहता है भैया अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पार्टीज मतलब, जो पार्टी मतलब प्रोमिस है प्रोमिसी, तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, लोग कहता मतलब होता है इट मींस द लीगल एबिलिटी। कैपेसिटी है कॉम्पिटेंसी मीन मतलब क्या होता है, द लीगल एबिलिटी, द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज, द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेटा एंटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सर सीखो, यही सीखने ना लायको, सीखो ध्यान से, ये क्लैरिटी मिलेगी तभी आगे बढ़ पाओगे प्रॉपर तरीके से। वर्ड लिखा मैंने और मैंने लिखा, लो में लिखा हुआ है, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एंटर मतलब क्या होता है, एंटर मतलब होता है लो में जहां भी शब्द है एंटर मतलब टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, एंटर बोलते हैं टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, बनाने को बोलते हैं एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वर्ड आया, समझना ध्यान से बात को।
हाँ, यस साहू, एग्जैक्टली। कौन कौन लोगों को लॉ ने अलाउ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, एग्जैक्टली बेटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैपेसिटी मतलब कौन कौन लोग हैं जिनको लॉ ने लीगली अलाउ किया है कि हाँ तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो ये आया क्वेश्चन, किसको कैपेसिटी को बोलते हैं। अब यहां पर लॉ ने दो क्वेश्चन डाल दिए बेटा, दो प्रश्न डाल दिए कि अगर कोई पर्सन लीगली कैपेबल नहीं है, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, तैयारी करो, खुद से क्वेश्चन पूछते रहो, बताओ मुझे। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, लोग कहता है भैया कौन कौन लोग कैपेबल हैं और कौन कौन नहीं है। क्वेश्चन तो इसके ऊपर आके अटक गया। तो यहां पर लो बोला कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और तुम्हें भी पूछना है कि अगर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या वो पर्सन लीगली अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, नहीं है। तो आप बोलेगा हमें कैसे पता? तो तुम्हें लो ने बता दिया कि चेक कर लो आज के बाद। क्या बोला, लिखता हूं, वर्ड समझना। लोग कहता भैया वो कौन सा, द कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन कैपेसिटी अराइज। ये क्वेश्चन कहां से, ये क्वेश्चन अराइज होता है उन लोगों से, नंबर वन लिख रहा हूं, नंबर वन सुनना, चेक करो कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो पर्सन माइनर तो नहीं। सुनो ध्यान से बात को, क्या चेक कर लो कि क्या जब तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो व्यक्ति माइनर तो नहीं। और माइनर के ऊपर करीबन 13 प्रोविजन लिखवाता हूं क्लास में आप लोगों को, किसके ऊपर, चैप्टर के अंदर हमारे पास में अलग से। तो बताओ मुझे, लोग ऐसा चेक करो क्या वो पर्सन माइनर तो नहीं। अब मुद्दा आएगा माइनर किसे बोलते हैं, बताना मुझे, किसे कहा जाता है माइनर, टेल मी, रिप्लाई करो। हु इज टर्म्ड एज माइनर? लो ने दो बांध दिए भैया। लो ने बोला ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से नीचे है एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 और 21 साल से नीचे है बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, कौन सा, एज पर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इंडिया में 18 नहीं है, खुश हुआ, साउ सुनो, 18 के अलावा 21 साल की एज भी मेरे लाल, 21 भी एज है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप, सच्ची मुच्ची, हाँ झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं। तो एक एक्ट है कौन सा, एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट। एक्ट का नाम क्या है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। दूसरा एक्ट है द वार्ड्स एंड गार्जियन एक्ट, द वार्ड्स एंड गार्जियन एक्ट 1890। मतलब शॉर्ट में याद रखने का कहता हूं, शॉर्ट में याद रखते हैं, शॉर्ट में रखो, जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, शॉर्ट में याद रखने, ट्रिक सिखा रहा हूं खाली। मोस्टली इंडिया में 18 साल से नीचे की अगर कोई व्यक्ति है और जिसके पेरेंट्स है, रियलिटी में है बेटा, मजाक नहीं चल रहा है, सच्चाई में एप्लीकेबल है, जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा दोनों है, कोई भी एक है, और उसने 18 साल की एज अभी तक गेन नहीं की है, वो बच्चा बेटा 18 साल की एज में मेजर बन जाता है। लेकिन 18 साल से नीचे वो माइनर रहेगा, याद रखना, नंबर वन। नंबर टू, बॉलीवुड की पुरानी पिक्चर्स याद तुमको, जहां पर कोई हीरो एक्ट्रेस है, एक्टर है, जिसके माँ बाप नहीं है और बचपन से उसके परिवार वाले रिलेटिव उसे पाल रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं जिस दिन ये 21 साल का हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी नाम कर लेगी। 21 क्यों बोलते हैं वहां पे, फिल्मों में भी इस टेक्निकल पॉइंट को याद रखा गया लोग के अंदर। सोचो, तो मतलब क्या हुआ, इंडिया में याद रखना जिन बच्चों के पेरेंट्स 18 साल से पहले निकल लिए, वो याद रखना वो बच्चा बेटा कभी भी 18 साल में मेजर नहीं बनता। वो व्यक्ति, वो बच्चा 21 साल की एज जब इंडिया में अटेन करेगा तभी उसे मेजर माना जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, तो पेरेंट्स हैं 18 से पहले तो 18 साल, लेकिन अगर 18 साल से पहले पेरेंट्स निकल लिए उसके होने से पहले तो 21 साल में मेजोरिटी होती है। तो लॉ ने क्या बोला, इन दोनों की एज से नीचे वाला, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिलो एज ऑफ 21 ईयर, एज पर द रिस्पेक्टेड एक्ट्स, लॉ कहता है वो व्यक्ति माइनर कहलाएगा। और लॉ ने क्या बोला, लॉ कह रहा माइनर वो पर्सन जिसे हम कॉम्पिटेंट नहीं मानते। लॉ ने बोला माइनर वो एलिमेंट कौन सा है, का पार्टी है जिसे हम कॉम्पिटेंट नहीं मानते। तो अगर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप क्या पढ़ते हो, एनी अग्रीमेंट विद माइनर इज वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो। टेल मी, जवाब दो मुझे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एनी अग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इज वॉइड एब इनिशियो, इज वॉइड या वॉइडेबल। चार ऑप्शन दिए मैंने, बताओ बताओ बताओ। माइनर से किया गया कोई भी अग्रीमेंट इंडिया में वैलिड है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड है या वॉइडेबल है। बताओ बताओ बताओ। सत्यम कह रहा है वॉइड है, अविनाश भी कह रहा है वॉइड है। तुम भूल गए, मैंने एक ऑप्शन और भी दिया तुमको, मैंने वॉइड एब इनिशियो भी बोला मेरे लाल। वेरी गुड बेटा, सुमित बहुत बड़े रिप्लाई आंसर दिया आपने।
वॉइड एब इनिशियो, हाउ एग्जैक्टली बेटा? वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में फर्क क्या होता है? अक्सर एक बच्चों क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट इज वॉइड एंड व्हाट इज वॉइड एब इनिशियो, जानते हो? समझ लो ध्यान से बात को। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। मतलब से समझ में नहीं आया, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सुनो। अगर बेटा देखो हमारी लॉ की किताब जो हम बोलते हैं बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, हमारी लॉ की किताब में जिन अग्रीमेंट को या जिन कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए करने से लॉ ने पहले से ही मना कर दिया, मतलब लिखी जा चुकी है पहले उसके अंदर कि देखो भैया ये लिख दिया हमने इसके अंदर कि ये अग्रीमेंट नहीं होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेंगे, उन्हें बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। लेकिन बाद में अगर कोई बनता है, एग्जांपल जो पहले से लिखा नहीं गया बट कल को तुमने कोई अग्रीमेंट किया, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कोर्ट ने बोला भैया ओहो अलाउड नहीं कर रहा, दैट इज वॉइड। तो ये फर्क क्या है वॉइड और वॉइड एब इनिशियो का? लिखा जा चुका है वॉइड एब इनिशियो, बाद में डिक्लेयर कर रहा है कोर्ट, वॉइड बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? वॉइड का मीनिंग क्या होता है? विच इज नॉट परमिटेबल बाय लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, जिसे लॉ एनफोर्स ना करे, जिसे लॉ परमिशन ना दे, दैट इज टर्म्ड एज वॉइड। तो लॉ ने क्या बोला? लॉ बोला ये बच्चा बड़ा शरारती है, 18 साल से नीचे वाला, 21 साल से नीचे वाला, उस व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एब इनिशियो मानेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब लॉ ने उसे कॉम्पिटेंट नहीं माना, ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। तो जवाब दो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, हालांकि जब अपने पास में हम कैपेसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम टॉपिक पढ़ते हैं कि ऐसे 13 से 14 एलिमेंट है, प्रोविजन है जहां पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा होता है, वो एक्सेप्शन है मेरे भाई, वो एक्सेप्शन है इसकी जो हमें पढ़नी होती है। बट रिप्लाई करो, नॉर्मली क्वेश्चन ने लिख दिया कि माइनर से एग्रीमेंट कर रहे हो तो वैलिड करके आओगे क्या? नहीं करके आएंगे, लोगों ने कहा ही नहीं, नंबर वन। तो लोग बोलता है कॉम्पिटेंसी चेक करनी है तो पहले इसकी चेक करो, ये शरारती बच्चा है। दूसरा नंबर टू की बात करता हूं, नंबर टू कौन है? लोग कहता है भैया द पर्सन शुड नॉट बी लूनेटिक, लूनेटिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? या इडियट नहीं होना चाहिए। तो समझोगे ध्यान से, अक्सर तुम लोगों ने इन शब्दों को सुना है बट समझा नहीं है मेरे भाई, समझो नारायण को समझो। इडियट की डेफिनेशन क्या होती है, लुनेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, इडियट किसे कहा जाता है और लुनेटिक किसे कहा जाता है, यही तो गलतियां करते हैं हम लोग में, पढ़ रहे हैं हमें आ गया हमें आ गया, क्लैरिटी नहीं लेके चलो, क्लैरिटी नहीं रहेगी कभी दिक्कत तुम्हें हमेशा आएगी, ध्यान रखना, क्लैरिटी लेके चलो, है ना? हाँ जी, वो भी आएगा बेटा अविनाश। अगला प्रश्न बताओ मुझे, इडियट किसे कहा जाता है? डू यू नो दिस? मूवी थे थ्री इडियट, याद है? पिक्चर थी थ्री इडियट, जहां फिल्म की शुरुआत होती है थ्री इडियट से। वहीं पर आपने फिल्म की शुरुआत देखी कहां से हुई थी? बच्चों के पैदा होने से फिल्म की शुरुआत हुई थी, याद है? कि जब दुनिया में 3 बच्चे पैदा हुए, 3 नालायक कम हुए ना। इडियट का मतलब क्या? लो ने मेंशन किया मेरे भाई, इडियट का मतलब हमेशा याद रखना, एक्चुअल में यही होता है, इसको होता है परमानेंट इलनेस ऑफ माइंड। क्या बोलेंगे? परमानेंट इलनेस, बीमारी ऑफ माइंड। जो बच्चे जन्म से ही, बाय बर्थ, सुनना, जो बच्चे, बेटा ये रियल है, मैं नहीं बना रहा बेटा, ये एक्चुअल में लिखा गया है, जो बच्चे जन्म से ही, पैदा होने से ही जिनका दिमाग पाए पाए होता है, मतलब काम नहीं करता, रिमेंबर, खराब होता है, उन बच्चों को इडियट कहा जाता है, नंबर वन। लेकिन जो ऐसे बच्चे, जो कि ऐसे पर्सन जो जन्म से नहीं, बाद में कोई सदमा लग गया, वो छोड़कर चली गई, दिल टूट गया, डिप्रेशन में चला गया, देवदास बन गया, पारो, है ना, है ना, पारो बहारो चल रहा है। गाइस सुनो ध्यान से, समझो, ऐसी कंडीशन जब आपका माइंड परमानेंट इल नहीं है, टेम्पररी इलनेस में है, मतलब ठीक हो सकता है, बोलता है ना, एक चली गई दूसरी आ जाएगी, वही है ना, तो दूसरी आएगी ठीक हो जाएगा, तो वर्ड क्या है? एग्जैक्टली टेम्पररी। क्या बोलेंगे? टेम्पररी इलनेस ऑफ माइंड। अगर आपका इलनेस कैसा है, माइंड का, टेम्पररी है, ठीक हो सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं लुनेटिक। क्या बोलते हैं? हाँ, क्रेजी पर्सन, क्रेजी क्रेजी कुछ वगैरह, हाँ। तो व्हाट इज दिस? टेम्पररी इलनेस को बोलते हैं लुनेटिक और परमानेंट को बोलते हैं इडियट। लेकिन लो ने क्या बोला? लो ने बोला इन दोनों के दोनों व्यक्ति से दूर रहना, क्योंकि मैंने इन्हें इनकॉम्पिटेंट माना है, और अगर तुम इनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनने वाला, वैलिड नहीं बनने वाला, वॉइड रहेगा। बोलो क्लियर हो गया? तीन बातें, आगे आता हूं। और क्या बोला? और भी नाम दिए लो ने। लो कहता भैया एक और लिख लो, अभी लिखा था, ड्रंकर्ड पर्सन। ड्रंकर्ड क्या होता है? नशे में, नशे में शराब पी के घूम रहा है ना, ड्रंकर्ड व्यक्ति नशे में है। अब बताओ ना, किसी नशे वाले व्यक्ति से तुम बोलो अरे वो कहता ना मैं जान दे दूं तेरे लिए, प्रॉपर्टी नाम कर दूं तेरे लिए। अब नशे, शराब पी के, शराब के नशे में धुत व्यक्ति है,
उसे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बताओ मुझे, टेल मी। तो शराबी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लो ने क्या बोला, भैया सुनो सुनो सुनो, इससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मैंने इसको भी इनकॉम्पिटेंट माना है। हालांकि अगर इस व्यक्ति ने शराब नहीं भी रखी होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। उसे हम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, व्हेन अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। इस कंडीशन में जब यूजुअली साउंड माइंड का होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वरना नहीं होता। पर याद रखना, ड्रंकर्ड व्यक्ति को भी इनकॉम्पिटेंट माना गया है। तो लो ने क्या बोला, लो ने बोला भाई मैं नहीं, देखो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, लो कह रहा सारी बातें। लो कह रहे सारे के सारे व्यक्ति वो हैं जिन्हें इनकॉम्पिटेंट माना गया है। मतलब अगर इनके साथ में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि ये व्यक्ति इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो याद रखो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। बेटा अल्कोहलिक कोई बोलते हैं, कुछ ड्रंकर्ड, एग्जैक्टली बेटा, यस ठीक है। आगे इनसेन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति को भी बोलते हैं, मैं आगे वो भी लुनेटिक का पास बनता है हमारे पास में। ये हम पढ़ेंगे साउंड और अनसाउंड माइंड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी से आपको याद रखना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हो आपका सेपरेट चैप्टर अलग से सिलेबस के अंदर कैपेसिटी ऑफ पार्टी, वहां पर ये सारे पॉइंट मैं डिटेल में करवाता हूं आप लोगों को। सिर्फ माइनर माइनर के ऊपर मैं करीबन 13 से 14 प्रोविजन बनते पूरा लिखवाता हूँ क्लास के अंदर, और लिख के पढ़ते हैं हम लोग अपने पास। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं भाई लोगों। 1 2 3 4 5, 4 हो गए ना, 5 पे आता हूँ। आप सोचोगे इतना स्लो क्यों करवा रहा हूं, जानते हो क्योंकि ये चैप्टर वो है बेटा जिसको आपने जितना ज्यादा तेजी से पढ़ना चाहा उतने आपके लो के कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे, इसलिए समझा समझा के पढ़ा रहा हूं वन बाय वन, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अगला है 5वां प्रोविजन, द 5th प्रोविजन। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, मेरा 5वां असेंशियल एलिमेंट क्या लिखूं, सुनो भाई लोगों, लिखो फ्री कंसेंट। सर ये तो चैप्टर भी है, तो मैंने कब मना किया, मैं तो डे 1 से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ सिलेबस का पार्ट है। ये सारे के सारे पार्ट ही आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स है मेरे भाई, और उन चैप्टर की शुरुआत जो अभी लिखवा रहा हूं उसी से होने वाली है। मतलब ये सेम नोट्स आप दोबारा पढ़ने वाले हो, सेम नोट्स जब अपना चैप्टर शुरुआत करोगे, बट वहां पे लिखा हुआ नहीं, इसलिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है इस बात को। चले आगे आ जाओ। तो बताओ भैया, अगला क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब बहू को अच्छी बहू बनाने के लिए उसमें ये वाला संस्कार भी होना चाहिए। तो बता बोला कंसेंट क्या होता है, बोला कंसेंट का मतलब होता है सहमति, तेरी सहमति मेरी सहमति। सहमति फ्री मतलब क्या, मुफ्त होनी चाहिए क्या, यहाँ फ्री का मतलब मुफ्त है, मुफ्त 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 ऐसा, फ्री में ले जाओ फ्री में ले जाओ फ्री में ले जाओ ऐसा नहीं, सीखो समझो। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो उस पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए। इस फ्री का मतलब है बेटा कि आपने डरा धमका के उसका कंसेंट ना लिया हो, आपने किसी प्रेशर में उसे कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, आपने फ्रॉड ना किया हो, आपने मिसरिप्रेजेंटेशन ना की हो, या आपने मिस्टेक ना की हो। ये 5 एलिमेंट है, कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन 5 एलिमेंट से को अगर यूज करके किसी भी पर्सन का कंसेंट लिया गया है, सहमति ली गई है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और बाद में वो व्यक्ति कोर्ट में पहुंच गया, जज साहब में लुट गया, बर्बाद हो गया, तो याद रखना भाई तुम्हारा बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट भी लो कैंसिल कर देगा। लो सामने वाली पार्टी को ऑप्शन दे देगा दैट यू हैड हैविंग अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऑप्शन मिलना ही कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप पढ़ चुके हैं, voidable contract is not only just a category, voidable contract is the type of option which is provided by the court to the aggrieved party guys, कि तू कंटिन्यू करेगा या कैंसिल करेगा तू देख ले अपनी मर्जी से। तो ये है हमारा मेन प्रोविजन। हाँ जी, यस खुश हुआ, अब पॉइंट समझते, खुश हुआ अभी नहीं समझते पॉइंट को बेटा। ये 5 प्रोविजन डिटेल में लिखवाता हूं मैं, और इन 5 में भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फ्रॉड को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली 3 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर। बच्चा से करता है, वो करता है फ्रॉड का मीनिंग याद रख लिया, एग्जांपल याद हो गए, तैयारी हो गई, नहीं हुई तैयारी भाई तुम्हारी। अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल याद रख लिया, याद हो गया, नहीं हुई तैयारी। क्योंकि 3 तरह की डिफरेंट कैटेगरी है, प्रिजम्पशन अलग बोलते हैं, नो प्रिजम्पशन अलग आता है, पर्दा नशीबी में अलग आता है, पर्दे में घूंघट वाली औरतें अलग आती है, तो कहानी अलग अलग है भाई। लो ऐसे पढ़ना हो समझना होता है। आगे बढ़े तो बात समझते कंसेंट के रिगार्डिंग। तो लोग ऐसा भैया, अगर किसी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, इफ यू वांट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलूं लिखता हूं, इफ
ए कॉन्ट्रैक्ट, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या बनना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होना चाहिए, लो कहता भैया वहां पर द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्या बोला, कंसेंट मतलब सहमति, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, एक शब्द कौन सा है, कंसेंट का ही सेकंड शब्द है असेंट, याद रखना, ASSENT, असेंट और कंसेंट का मीनिंग सेम होता है, सहमति को बोलते हैं, तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी फ्री, वो फ्री होनी चाहिए, तो लो ने बोला फ्री होगी कब, तो लो ने आंसर दिया कि एज पर सेक्शन नंबर 14, section number 14 of the Indian Contract Act, the consent of the party is said to be free when it is not caused by, what लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, not caused by, ये है मेन शब्द, ये है मेन शब्द बेटा, not caused by मतलब not affected by, not caused by बोलूं, not affected by बोलूं, मतलब सेम है मेरे भाई इसका, not caused by मतलब किससे, 5 एलिमेंट है जो हम पहले भी लिख चुके हैं, कौन से, coercion, डरा धमका के, अंडर इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज करके, ऐसा रिलेशन जहां पर एक पार्टी डोमिनेट कर रही हो दूसरी पार्टी को, डोमिनेशन को यूज करके उसने बेनिफिट लिया हो, थर्ड फ्रॉड करके, फ्रॉड किसको बोलते हैं, धोखा देने को, नहीं, धोखा देना फ्रॉड नहीं कहलाता, क्या बोल रहे हो आप, सच्ची मुच्ची बेटा, इंटेंशन टू डिसीव इज फ्रॉड, सोच समझ के धोखा दिया तो फ्रॉड है मेरे भाई, तो क्या बोला, डरा धमका के नहीं होना चाहिए, कोएर्सन, प्रेशराइज करके, फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन से, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से, और ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं प्रूव करूंगा आप सब ने मिस रिप्रेजेंट किया है खुद को, क्या बोल रहे हो, सच्ची मुच्ची, तुमने अपनी एज को लेके, तुम में से 95% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एज को लेके मिस रिप्रेजेंटेशन में चल रहे हो, और तुम ये गलती फ्यूचर में करोगे ही करोगे, कि तुम्हारी एज कितनी है, तुमसे पूछता है अपनी एज देख लेना कितनी है तुम्हारी, क्योंकि एज निकालेंगे 3 पैरामीटर इंडिया के अंदर, एक होता है डेट टू डेट, जिस दिन पे पैदा हुए थे उस दिन से आज की डेट तक, सेकंड पैरामीटर है कैलेंडर ईयर, कि हम जिस साल पैदा हुए, अगर हम दिसंबर में पैदा हुए हम पूरा साल काउंट कर लेते हैं, कि मैं 2005 में पैदा हुआ, पूरा 2005 पूरा साल पैदा हुए, तुम लोग नहीं हुए, थर्ड कैटेगरी कॉमर्शियल है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च, तो कौन सा लेना होता है, अब चेक कर लो तुमने एज कैसे निकाल रखी है, डेफिनेटली मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट कहलाओगे, आगे आते हैं, अगला मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, यहां मिस्टेक का मतलब वो गलती नहीं है, ओ धक्का लग गया धक्का लग गया धक्का लग गया, धक्का वाली मिस्टेक नहीं है, है ना, ओ धक्का लग गया, धक्के वाली मिस्टेक नहीं है, प्यार वाली मिस्टेक भी नहीं है, मिस्टेक 2 तरह की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ की मिस्टेक, फॉरेन लॉ की मिस्टेक, बायलिटरल मिस्टेक, यूनिलिटरल मिस्टेक, जो 4 आपकी मिस्टेक पढ़ने को मिलती है, तो लॉ ने क्या बोला, लॉ कहता है भैया अगर इन 5 एलिमेंट को, सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 और 20, इन 5 एलिमेंट को यूज करके अगर किसी पर्सन की सहमति ली गई है, तो लो कहता है भैया उस पर्सन की कंसेंट को, सहमति को फ्री माना नहीं जाएगा, तो 5 एलिमेंट अगर आपने यूज किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, हालांकि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में कुछ एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बनता है मेरे भाई, तो यहां नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अभी के लिए इतना याद रखो, इन 5 एलिमेंट को यूज करके सहमति ली गई है, कंसेंट लिया गया है, तो याद रखना मेरे भाई वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, बोलो क्लियर हुआ, अभी से इतना याद रखो, डिटेल पर बताऊंगा चैप्टर के अंदर बताऊंगा आपको पास में, डन है गाइस, चले, बट उस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होगी हमारे पास में, कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया, तो डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 14 डेफिनेशन ये वाली चलने वाली है, डन, आगे बढ़ू, डन, आगे आते हैं, तो 5th हो गया, 6 पे आता हूं, अगला संस्कार, अच्छी बहू का अगला संस्कार, संस्कार नंबर 6, सुनो, है बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और कल वाली क्लास में इसके बाकी बचे पार्ट कराऊंगा, प्लस में कराऊंगा, कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगेन क्वेश्चन उल्टा घूमेगा, क्या कोई बंधु मुझे यह बताएगा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, चलो चेक करता हूं, लॉ के अंदर, लॉ में शब्द बहुत जगह देखने को मिलता है, तो लॉ में ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है बताना मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लॉफुल का मतलब क्या होता है, टेल मी, कि क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोगों ने, कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बेटी बहू बन गई, बहू अच्छी बहू बन जाएगी, बट माय क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट लॉफुल कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, बताओ सोचो,
रट्टा मारोगे क्या कि अच्छा लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट टू वाज अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, याद रख लिया क्या? यही पढ़ा दिया, सिखा दिया? नहीं, क्लैरिटी लेके चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? याद रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस बोथ। लॉ के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा कि फिजिकल अरे पानी की तो छू ली मैंने फिजिकल है, नहीं ऐसा नहीं है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा गुड्स एंड सर्विस, याद रखना क्या बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब तुम गुड्स कहो या सर्विस कहो, दोनों के दोनों चीजें ऑब्जेक्ट का पार्ट है, गुड्स या सर्विस, रिमेंबर। तो बोला गुड्स या सर्विस लॉफुल होनी चाहिए। अब लॉफुल को डिफाइन करने के लिए हमारे लॉ के पास खुद के पास शब्द नहीं थे। लॉफुल वर्ड को डिफाइन करने के लिए हमारे लॉ में शब्द नहीं थे, इसलिए क्या किया पता है? सुनना ध्यान से बात को, लो सुनना। लॉ कहता भैया ऑब्जेक्ट लॉफुल कब कहलाएगा? पहले क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लॉफुल, इज सेड टू बी लॉफुल, ये लीगल लैंग्वेज है, कहा जाएगा। कब? देखो मजाक करेगा, देखो वैन कब कहलाएगा? वैन इट इज नॉट। अगर आपको जानना है कि लॉफुल क्या है तो आपको जानना होगा अनलॉफुल क्या होता है। देखो समझ रहे, मजाक कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लॉफुल व्हेन इट इज नॉट, क्या नहीं होना चाहिए? पहला बोला इट इज नॉट अनलॉफुल, और आपकी सिलेबस में चैप्टर का नाम है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन वाला पार्ट, अनलॉफुल। दूसरा, अभी साहू जब मैं तुझे पूछा तूने रिप्लाई किया था या रिप्लाई किया था इलीगल वाला, वो यहाँ पे है बेटा। दूसरा, ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। चांद तारे तोड़ के ले आऊं, बताना क्या है? इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजन बोलते हैं भैया एक्चुअली चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, है ना। जिस दिन मंगल ग्रह पे सारे एलियन भाग जाएंगे वहां प्लॉट काट के मैं 500 में बेचूंगा, टेल मी ये क्या है बेलाल? इल्यूजन है भाई। तो आपका ऑब्जेक्ट इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल किसको बोलते हैं? द वर्ड इलीगल का मतलब क्या होता है? कुछ भी मत बोल दिया करो लो में, हाँ इलीगल लिख देंगे, क्यों लिख दोगे भाई? यू हैव टू क्लियर द वर्ड फर्स्ट। इलीगल मतलब होता है दो चीजें, मना किया गया और पनिशमेंट आईपीसी के अंदर में, इंडियन पिनल कोड, ठक 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 सुनते हो, है ना। आईपीसी की धारा लगेगी आप पर, क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा आपका। तो पॉइंट क्या है? पनिशमेंट भी है, मना किया गया तो इलीगल कहलाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? किसी को जान से मार दूं मैं, क्या होगा? मना किया गया था, इलीगल है, पनिशमेंट है, हाँ है, तो इलीगल कहलाएगा। हर चीज इलीगल नहीं होती भाई, बताना सुनना। माइनस एग्रीमेंट कर रहा हूं, मना किया गया बट इलीगल थोड़ी है। समझ क्या बोल रहा हूं? पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी मेरे को, समझ में? दूसरा क्या बोला? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आम जनता की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और आप जानते हो ये सारे प्रोविजन आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, जहां पर ये हर एक वर्ड आएगा अलग अलग चैप्टर के रूप में आएगा और पूरे पार्ट पार्ट पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन क्या बना? ऑब्जेक्ट लॉफुल तब है जब वो ये नहीं है, जब वो इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या आया? इनमें से नहीं है तो क्या बनेगा? ऑब्वियस आंसर क्या है? तभी वो वैलिड बनेगा, अदरवाइज इनमें वो क्या होगा? तो वैलिड नहीं क्या बनेगा? अदरवाइज वो क्या बनेगा? इट विल बी एवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना। एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करोगे? चलो एक क्वेश्चन क्लास खत्म, ठीक है। इसी को पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करना बेटा मुझे। मैंने तुमको सुपारी दी किसी बंदे को मारने की, आई एम गिविंग यू, रिमेंबर, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए दे रहा हूं तुमको मैं किसी पर्सन को जान से मारने के लिए। बताओ ऑफर है? हाँ है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस है? हाँ है। अब सोचो ना यार ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां पर जान से मारने की सर्विस, क्या यहां पर सर्विस मतलब जान से मारने की सर्विस, सर्विस 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 सर्विस, ऑब्जेक्ट का पार्ट क्या है भाई? तो बताओ मुझे, तुम्हारे मेरे बीच में जो ऑब्जेक्ट है क्या वो लॉफुल है या वो अनलॉफुल है? बताओ। तुम्हारे मेरे बीच में जो सर्विस दी जा रही है, जान से मार दूंगा किसी को, चोरी का सामान उठा के ले आएंगे, गुड्स इलीगल में अनलॉफुल गुड्स, तो कैन यू प्लीज टेल मी ये क्या आपको सर्विस दी गई, ये लॉफुल है अनलॉफुल है? ऑब्वियस अनलॉफुल है। तो क्या बताओ मुझे, तुम्हारे मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लाल वैलिड बनेगा या वॉइड बनेगा? टेल मी। अगर तुमने मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो बताओ मुझे क्या वो वैलिड है या वॉइड है, या वो अग्रीमेंट ही वॉइड हो गया पहले से? सोचने वाली बात है भाई साहब। हाँ जी, वेरी गुड।
उमेश, जान से मारने की फरवरी किस में आती है? मना किया गया प्लस पनिशमेंट भी है, इलीगल में आएगा बेटा ये बात। अनलॉफुल तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। डन है। वॉइड कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है, वैलिड वॉइड पे क्वेश्चन पूछता है आपसे। आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल इनके ऊपर होता है बेटा। डू यू नो दिस? तो यही आप क्लैरिटी लेते नहीं हो। फर्स्ट चैप्टर फोकस देने की कॉन में इसलिए ताकि क्लैरिटी मिले, वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है। और जिन बच्चों को अभी तक भी दिक्कत आई है ना, वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, आई कैन गारंटी यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास, जितने सारे बच्चे तुम लोगों और जितने दोस्त लोग तुम्हारे जुड़ने वाले हैं, उन सब बच्चों की गारंटी देता हूं मैं, आप लोगों को जिंदगी में ये डाउट नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के पास में कि वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है, इलीगल क्या है, इनका डिफरेंस आपको नहीं आए। सबको आएगा, गारंटी है। ठीक है गाइस? सॉरी। तो हमने अपने ऑलमोस्ट 6 प्रोविजन कर लिए। ठीक है, 5 और बचे हैं, उसके बाद में देखो पूरा पार्ट है। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपका यही जो डिफरेंस है ना, वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है, इन सब की क्लैरिटी डिटेल में देने वाला हूं। क्लास अगर अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड से शेयर करना बेटा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मैं पढ़ा के आप लोगों को। नोट्स डाउनलोड कर लेना ताकि नोट्स में तुम्हारी क्लैरिटी, अपने रीडिंग पोर्शन कर लो। तो गाना गाओ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। कौन सा गाना? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।